गाइस, डिवाइन रियल्म सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि चैंग ज़ू, शाओलिंग और वो मिनिस्टर तीनों के तीनों एक ही टेबल के नीचे छुपे हुए थे। जिस मोमेंट पर अचानक से ही वो स्टैचू इन लोगों के सामने आ जाता है। इसकी वजह से ये तीनों के तीनों डर कर पूरी रफ्तार के साथ में यहाँ से भागने भी लगते हैं, लेकिन उसी स्टैचू ने दोबारा से हमला कर दिया था, जिससे कि शाओलिंग और वो मिनिस्टर दोनों के दोनों ही गिर जाते हैं। चैंग ज़ू भी यहाँ पर काफी खतरनाक जगह पे फंस चुका था, क्योंकि उसके सामने मौजूद होता है वो स्टैचू, जो कि पहले मास्टर पर हमला कर रहा था, लेकिन इस बार वो जा रहा था चैंग ज़ू पर हमला करने के लिए। तो फिर इस स्टैचू को रोकने के लिए मास्टर तुरंत ही यूज करने लग जाते हैं अपनी फ्रीजिंग टेक्निक को, जिसकी वजह से उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और अब वो अपने कुछ तालिस्मान का यूज करने लगते हैं उस स्टैचू को जकड़ने के लिए। इस चीज में वो वाकई में कामयाब हो रहे थे और मास्टर अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन स्टैचू के अंदर जो डेमोनिक पावर्स भरी हुई थी वो भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी वजह से मास्टर चैंग ज़ू से कहते हैं कि आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। लेकिन तभी चैंग ज़ू पास में पड़े हुए एक वेपन को उठाता है और उसको सीधा ले जाके मार देता है उसी स्टैचू से। लेकिन इस डेमोनिक स्टैचू की शक्ति और उसकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी, जिससे टकराने की वजह से चैंग ज़ू तो दूर गिरता ही है, साथ ही साथ उसका वेपन भी किसी भी काम का नहीं रह जाता। इससे कि शाओलिंग उसे बचाने के लिए खींचकर दूसरी तरफ ले जाती है और तभी हम देखते हैं उसी स्टैचू को, जिसको मास्टर की शक्तियों के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा रहा था कि अब वो यूज करने लग जाता है अपनी डार्क एनर्जी को, और ये डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो सीधी ही जाके घेर लेती है मास्टर को, क्योंकि अब असल में वो डीमन स्पिरिट उस स्टैचू से निकलकर हावी होना चाहती है मास्टर के ऊपर। और वाकई में ऐसा होने पे लगा था, जिससे कि शाओलिंग तुरंत ही चिल्लाती है मास्टर को कि उसके जाल से बाहर निकलिए। अब जाकर उनको होश आता है और मास्टर कहते हैं कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी मेरे दिमाग को हिलाकर, जो कि अपनी शक्तियों का यूज कर रहे थे यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन अब वो ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि तभी फिर वो स्पिरिट निकल कर हावी होने लग जाती है मास्टर की बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से वो उसको फाइट बैक देते हैं, यहाँ तक कि अपनी 5 थंडर की स्ट्राइक को भी करते हैं। और ये 5 थंडर की शक्ति वाकई में काफी कमाल की थी, जिसकी मदद से उन्होंने हमला भी कर दिया था। इसकी वजह से हमें यहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका भी देखने को मिलता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डेमोनिक स्पिरिट पूरी तरीके से ही खत्म हो चुका हो। वो जो स्टैचू होता है उसके भी कई सारे टुकड़े हो चुके थे, वो भी टूटकर बिखर चुका था। मास्टर तभी अपने डिसाइपल से कहने लग जाते हैं चिंता मत करो और बाहर आ जाओ, मैंने इसका काम तमाम कर दिया, हम लोग अब यहाँ की जगह को साफ कर दो। लेकिन उसी मोमेंट पर जैसे ही उनकी नजर जाती है उनके हाथ के ऊपर, तो उनका हाथ तो काफी बुरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका था उस इविल पावर से, जिसके तुरंत बाद अब वो इविल पावर उनकी बॉडी के ऊपर भी हावी होना शुरू हो जाती है। मास्टर का शरीर अपने आप को बचाने के लिए इतना ज्यादा तड़प रहा था जैसे कि वो रहम की भीख मांग रहे हो, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि इस रूम के अंदर भरी हुई थी सैकड़ों स्पिरिट, जहाँ से काफी सारे स्पिरिट तो निकल जाती हैं, लेकिन जिसने मास्टर के ऊपर अपना कब्जा जमाया था वो अपने दोनों ही डिसाइपल को देखता है, जिसकी वजह से शाओलिंग समझ जाती है कि अब ये उसका मास्टर नहीं रहा। इसीलिए वो तुरंत ही कहने लगती है निंग चैंग ज़ू से कि हम लोगों को यहाँ से बचकर भागना ही होगा, लेकिन इतनी आसानी के साथ में ऐसा कर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मास्टर पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका था इविल पावर से, और वो इन दोनों के भी ऊपर यूज करता है अपनी फ्रीजिंग टेक्निक को, जिसकी वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ तक कि उसने तो इन दोनों की बॉडी से ही प्रोटेक्टिव तालिस्मान को भी बाहर निकाल दिया था, साथ ही साथ वो इन दोनों को अपनी तरफ खींच रहा था, जहाँ पर निंग चैंग ज़ू आ जाता है शाओलिंग के सामने उसको बचाने के लिए। लेकिन इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि अपने ये घुटनों के बल आकर आ जाते हैं मास्टर के सामने। ये मास्टर भी अपने ही डिसाइपल्स के ऊपर जरा सा भी रहम नहीं दिखा रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर जितनी भी इविल स्पिरिट घूम रही थी वो सभी के सभी जाने लगते हैं इन दोनों की ही बॉडीज के अंदर। मास्टर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बंदा पूरी तरीके से बन चुका हुआ कि डीमन, और वो ये कहने लगता है कि मेरे कई सालों की खोज अब आखिरकार सफल होने वाली है, क्योंकि उसे आज तक इन दोनों ही डिसाइपल्स की जितनी परफेक्ट बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। वो कहता है कि अगर मैं अभी भी इस मौके को गवा दूंगा फिर मैं कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगा, जो कि अब अपनी पूरी शक्ति को लगाने लग जाता है इन दोनों को पूरी तरीके से पजेस करने के लिए। इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा खतरनाक स्पिरिट जाने की वजह से ये चीज सच में इन लोगों की बॉडी को तो हर्ट कर ही रही थी। लेकिन तभी हम शाओलिंग को देखते हैं, जिसके अंदर भरी हुई होती है कुछ डिवाइन पावर्स, जिसको देखकर वो मास्टर कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, और आखिर तुम्हारे पास में ये इनेट स्पिरिट कहाँ से और कैसे आ गए, क्योंकि शाओलिंग की बॉडी के अंदर छुपी हुई थी एक फॉक्स की स्पिरिट, जो
स्पिरिट मास्टर से टकराने को तो जाते हैं, लेकिन वो उसको आसानी के साथ में रोक भी लेता है, जिसके हमले की वजह से वो फॉक्स से बदल जाती है एक ही लिटिल फॉक्स में। यहाँ से तुरंत ही जाने लगती है एक ही दूसरी बॉडी के पास में और वो पहुँच जाती है रेड टेल्ड डीमन फॉक्स के पास में, जिसे एक अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर शील किए हुए करीबन 500 साल हो चुके थे। लेकिन अब आखिरकार उसके पास में एक नई स्पिरिट और नई शक्तियाँ भी आ चुकी है और ये जो फॉक्स है वो आगे चलकर इस कहानी में कनेक्ट हो, यहाँ पर अब मास्टर अपने दोनों ही डिसाइपल्स को थोड़ा सा दूर फेंक देता है और साथ ही साथ उनको पजेस करने के लिए वो यूज कर रहा था डेमोनिक के तालिस्मान को। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों के दोनों अनकॉन्शियस हो गए हों और तभी फिर वो डीमन मास्टर पहुंच जाता है उस मिनिस्टर के पास में और ये कहने लगता है तुम जैसे भगाना चाहते थे, आखिरकार मैंने उस डीमन स्पिरिट को यहाँ से भगा ही दिया, अब जल्दी से फर्श को साफ कर दो। जो बात सुनते ही वो मिनिस्टर कहता है कि आप तो सच में काम के बंदे हो, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन तभी इसकी नजर पड़ती है कि मास्टर के दोनों ही डिसाइपल अनकॉन्शियस हो गए हैं, जिससे कि वो मास्टर सफाई देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, वो मेरे डिसाइपल हैं, मैं उनको बाद में जाकर ठीक कर लूंगा। जैसे ही इन दोनों की बॉडी से वो डीमन पावर पूरी तरीके से निकल जाएगी तो ये वापस से ठीक भी हो जाएंगे। मिनिस्टर कहता है कि मास्टर नहीं, आपकी शक्तियाँ तो वाकई में काफी लाजवाब है, लेकिन उसी मोमेंट पर अभी मास्टर के साथ में एक हादसा होता है और वो इविल पावर दोबारा से उन पर हावी हो जाती है और उनकी खुद की बॉडी को चीरते हुए एक डीमन बाहर आने लग जाता है, जो कि मास्टर की ही हालत को खराब कर रहा था, कि वो तो असल में मास्टर की ही जान के पीछे पड़ चुका था। वो उनकी बॉडी को पूरी तरीके से पजेस कर चुका था। मास्टर हेल्प के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आखिर उनकी हेल्प कौन ही करेगा, जिसकी वजह से वो तुरंत ही भागते हुए उससे पहले से भी बाहर आ जाता है और साथ ही साथ हमें एक नजारा दिखाया जाता है उस डिवाइन रियल्म का, जिसके अंदर एक नई शक्ति का उदय हुआ था और ये शक्ति फैलने लगती है चारों ही तरफ। दूसरी तरफ वो डीमन मास्टर की बॉडी को चीरते हुए पूरी तरीके से अब उन पर कब्जा कर चुका था, जो कि इस बार अब शिकार बनाने वाला होता है शाओलिंग को। अभी हम लोग डिवाइन रियल्म से आती हुई उसी शक्ति को देखते हैं, जो कि सीधे ही जाके एंटर कर जाती है चैंग ज़ू की बॉडी में, जो चीज चैंग ज़ू को कुछ अलग ही मेमोरीज के अंदर ले जाती है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी अलग ही जगह पे पहुंच चुका हो और उसके सामने वही लेडी खड़ी हुई थी जिसे वो अपने विजन में देखता है, जो कि चैंग ज़ू से कहती है कि जल्दी से अपनी इस वार्ड को तैयार करो। जहाँ पर अब हमें कई सारे डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो सभी के सभी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और उन्हीं लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है चैंग ज़ू को। वो अपने में जब देखता है तो उसे पता लग पाता है कि ये चैंग ज़ू तो पहले भी जन्म ले चुका है और जब चैंग ज़ू अपनी इस वार्ड के ऊपर बैठकर जा रहा था अपने ही मास्टर के पास में, तो उन्होंने उसके ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक हमला किया था कि चैंग ज़ू उससे बच नहीं पाता और ये वार्ड चैंग ज़ू के सीने के आर पार भी हो चुकी थी और ये सारी की सारी मेमोरीज कनेक्ट हो चुकी होती है प्रेजेंट टाइम के चैंग ज़ू के साथ में, जहाँ पर तुरंत इसकी आँख खुल जाती है और वो अपने बगल में देख पाता है शाओलिंग के ऊपर अपने डीमन मास्टर को, जो कि शाओलिंग को खाने वाला था। लेकिन चैंग ज़ू ने केवल एक ही स्लैश के साथ में अपने ही मास्टर की गर्दन को काटकर अलग कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पास में रखा हुआ वो कॉपर कॉइन भी बाहर आ चुका था और अब चैंग ज़ू की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ चुकी है कि वो मास्टर को भी कहता है कि ये तो बहुत ही कमजोर था। चैंग ज़ू तभी कॉपर के सिक्के को उठाता है और उसी से देखने लग जाता है वो चांद को। वो कहता है कि क्या वाकई में इस दुनिया में लोगों के सेम नाम होंगे, क्योंकि चैंग ज़ू के जो पिछले जन्म की स्पिरिट है अब इसी बॉडी के अंदर ही आ चुकी थी, इसलिए वो सोच रहा था कि मैं किस लेवल पर हूँ पावर्स में। और साथ ही साथ तभी वो वहीं पर देख पाता है शाओलिंग को, जो कि अभी भी जिंदा तो होती है लेकिन वो बेहोश थी, जिससे कि वो उसे अपनी बाहों में उठाकर तुरंत ही उसे छोटे से स्पेल की मदद से ठीक भी कर दिया था। इसकी आंखें खुलते ही वो सबसे पहले देख पाती है अपने सीनियर ब्रदर को। इसके बाद अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है ज़ोव रियल्म के जंगलों को, जिसके अंदर हम लोग देख पाते हैं एक अम्ब्रेला को लेकर आती हुई लड़की को, जिसके ऊपर तभी पर कुछ नकाबपोशों ने हमला भी कर दिया था, जिससे कि फिर अब यहाँ पर शुरू हो जाती है एक काफी खतरनाक लेवल की फाइट। अभी तक हमें उस लड़की का चेहरा तो नहीं दिखा था, लेकिन उसकी जो स्किल्स होती है वो इतनी ज्यादा कमाल की थी। वो अकेले ही काफी सारे बंदों को मारती रही थी, उनको हराते भी जा रही थी, यहाँ तक कि जिस मोमेंट पर उसने आसमान में जाकर अपनी एक अम्ब्रेला टेक्निक को यूज किया था, तो ये नजारा देखने में भी काफी शानदार लगता है, क्योंकि उसने इस अटैक की मदद से कई सारे बंदों को ढेर कर दिया था। लड़की की स्किल काफी कमाल की होती है और वो उन बंदों को मारते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों को केवल इतना ही आता है? डिवाइन रियल्म में होने के बाद भी तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो गए, मैंने कभी सोचा नहीं था। सिपाही कहता है कि जो कोई भी हमारी कंट्री को नुकसान पहुँचाएगा हम उसको जान से मार देंगे।
देंगे। वो सिपाही कहता है कि तुम जिस लेडी संजी के लिए जा रही हो वो तो ऑलरेडी मर चुकी है और इस लड़की का असल में नाम होता है जाओ जिंगर, जो कि होती है जाओ स्टेट की प्रिंसेस। जहाँ पर अब तभी और भी कई सारे बंदे आ जाते हैं जाओ जिंगर के साथ में फाइट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। जिन लोगों की स्किल काफी कमाल की तो थी, लेकिन जिंगर के सामने टिक पाने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि जिंगर का ये जो अम्ब्रेला होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, क्योंकि उसने केवल इसके एक राउंड की ही मदद से अपने आसपास के ढेर सारे बैम्बूस को काट दिया था और सभी के सभी बंदों को रिवील कर दिया था कि कौन कहाँ पर छुपा बैठा है। इसके तुरंत बाद अब जिंगर आसमान में जाकर बैम्बूस को उठा कर फेंकने लगती है उन बंदों को जान से मारने के लिए। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये हो कोई बैम्बू प्रिंसेस। जिन लोगों को मारने के बाद वो एक बैम्बू के ऊपर ही खड़ी हो जाती है और ये कहने लगती है कि मॉम, जिन लोगों की वजह से आपकी मौत हुई है, आपको जो